हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वेलोसिटी ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा का प्रचलन वेग या मुद्रा का चलन वेग। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टॉपिक है वो मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस से लिया गया है। तो ये वैसे जो टॉपिक है जहाँ पे भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जहाँ इकोनॉमिक्स में पूछा ही जाता है, साथ में अगर मान लो अपन बात करें एग्जाम में तो इसके ऊपर 10 नंबर के या 2 नंबर पे क्वेश्चन भी आता है। माई सेल्फ महेंद्र लॉन्ग रोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज क्यूंसर, नागौर। मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा का चलन वेग का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई एक साल में औसत रूप से कितना चलती है। चलती का मतलब है कि जैसे अपन बात करें कि अपन एक मुद्रा की एक इकाई को अपने वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए और खरीदने बेचने के लिए उसको कितना प्रयोग किया, कितने व्यक्तियों ने प्रयोग किया, यह बताती है मुद्रा का चलन वेग। परिभाषा देखें इसकी अपन, तो परिभाषा बताती है कि मुद्रा का चलन वेग यह दर्शाता है कि मुद्रा की एक इकाई वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन देन के लिए एक निश्चित समय अवधि में कितने हाथों में से होके गुजरती है। यानी एक मुद्रा की अपन एक इकाई, जैसे अपन बात करें कि 100 रुपए का नोट है और उसको वस्तु और सेवाओं के क्रय वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए या लेन देन के लिए अपन ने एक निश्चित समय अवधि, जैसे मान लो एक साल में एक 100 रुपए का नोट अगर मान लो 5 व्यक्तियों ने प्रयोग किया है तो इसका मतलब है कि उसकी मुद्रा का चलन वेग यानी वी वेलोसिटी 5 होगी। और अगर 10 व्यक्तियों ने प्रयोग किया तो वो वेलोसिटी 10 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 100 रुपए का चलन वेग 5 है तो मुद्रा की कुल पूर्ति है वो 500 हो जाएगी। अगर मुद्रा का चलन वेग 10 है तो मुद्रा की पूर्ति है वो 1000 हो जाएगी, क्योंकि 100 × 10 1000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि मुद्रा का चलन व्यय का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि इससे अपने को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति का पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति कितनी है। क्योंकि नोट और सिक्के जो सरकार जारी करती है वो केवल मुद्रा की नोटों और सिक्कों की मात्रा भी पता चलती है, उससे अपने मुद्रा की कुल पूर्ति का पता नहीं चलता। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है, जितने नोट और सिक्के जो होते हैं उससे ज़्यादा होती है। क्योंकि व्यक्ति एक 100 रुपए के नोट को औसत रूप से बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, कुछ नोट ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। तो औसत रूप से उन दोनों को मिलाएंगे जो औसत आएगा उसको अगर मुद्रा के जो नोट और सिक्के सरकार ने जारी किए हैं, आरबीआई ने, सरकार ने, उनसे गुणा कर देंगे तो अपने को मुद्रा का कुल पूर्ति का पता चल जाएगा। इसलिए मुद्रा के चलन वेग को ज्ञात होना अपने को ज़्यादा जरूरी होता है। अब इसका अगर माप कैसे करें अपन, मुद्रा का चलन वेग का माप करने का आसान सा तरीका है वो है मुद्रा का चलन वेग यानी वेलोसिटी ऑफ मनी है, इसको अपन वी से दर्शाते हैं सामान्यतः इकोनॉमिक्स में जहाँ पे भी दर्शाएंगे तो इक्वल टू जीएनपी अपॉन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अपन एम से दर्शाते हैं। जैसे फीसद समीकरण में अपन देखेंगे एम और वी दोनों का प्रयोग किया गया। जीएनपी का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें अगर जितना भी अपन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है उसमें अपन ने जितने भी अर्थव्यवस्था अपन ने, सरकार ने, आरबीआई नोट और सिक्के चले हैं उनका भाग दे देंगे तो अपने को जो मुद्रा का चलन वेग पता चल जाएगा। तो अपन देखते हैं सामान्यतः जो नोट और सिक्के होते हैं वो राष्ट्रीय उत्पाद से कम होते हैं। इसके कारण चलन वेग सामान्यतः एक से ज़्यादा ही होता है। एक से कम होने की संभावना बहुत ही नगण्य होती है। मंदी की अवस्था में हो जाए बहुत ही ज़्यादा तो अलग बात है, बाकी नगण्य संभावना होती है। और जितनी ज़्यादा होती है उतनी मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होती है। अगर एम को उधर ले जाएं तो एम इंटू वी आ जाएगा, मुद्रा की कुल पूर्ति इक्वल टू जी एन पी यानी कुल वस्तु और सेवाओं का मूल्य। ये फीसद समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। अगर इसको जी एन पी को अपन मान लो कुल वस्तु और सेवाएं को टी से दर्शा दिया, इंटू पी कर दिया तो पी टी हो जाएगा, एम वी इक्वल टू पी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन मुद्रा के चलन व्यय को माप सकते हैं। अब अपन देखते हैं मुद्रा के चलन व्यय को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं। एक अर्थव्यवस्था में चलन व्यय ज्यादा होगा या कम होगा कैसे पता चलेगा, तो उसका अपन इस तरीके से पता चल सकता है कि एक तो भुगतान की अवधि, भुगतान का अवधि अपन दो तरीके से ले सकते हैं। एक आय की अवधि, अगर मान लो मुझे आय की अवधि 10 दिन से या हर दिन आय मिलती है तो मैं उसको हर दिन खर्च करता हूँ। अगर हर दिन आय मिलती है तो मैं उसको हर दिन खर्च करता हूँ तो चलन में सामान्यतः ज़्यादा होता है। ये साप्ताहिक मिलती है, 15 दिन की मिलती है, महीने की मिलती है।
अगर मुझे जैसे महीने से महीने आय मिलेगी तो मैं है ना महीने भर की पहली आय को स्टोर करके रखूंगा और उसको यूज कम करूँ, क्योंकि मुझे एक महीने तक उससे उस रुपये को काम लेना है। तो इसलिए उस समय उसका चलन वेग कम होगा। इसका मतलब भुगतान अवधि कम है तो चलन वेग ज्यादा है, अगर भुगतान अवधि अगर ज्यादा है तो चलन वेग कम होगा। दूसरी अगर बात करें अपन आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशाओं का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी है या मंदी है, मुद्रास्फीति है या अविस्फीति है, यानी इन्फ्लेक्शन है या डिफ्लेक्शन है, या बूम है या रिसेशन है। तो अगर इस स्थिति से अपन देखें तो अगर तेजी की स्थिति होगी तो क्या होता है कि तेजी की स्थिति सबके पास रुपए बहुत ज्यादा इनकम होती रहती है, रुपए लाभ होते रहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में और मुद्रास्फीति भी ज्यादा होती है, तो इधर उधर खर्च रुपए आता जाता बहुत ज्यादा घूमता है रुपया। इसका मतलब जो अर्थव्यवस्था जितना सरकार ने जारी किया वो बहुत तेजी से लोगों के पास इधर उधर घूमेगा तो चलन वेग ज्यादा होगा। अगर मंदी की स्थिति में क्या होता है, लोग खरीदारी कम करते हैं, लोगों के पास इनकम के साधन नहीं होते हैं, इसके कारण क्या होता है कि मुद्रा का चलन कम होता है, इसके कारण उसका चलन वेग भी कम होगा, यानी मुद्रा घूम सर्कुलेशन में कम होगी तो उसका चलन वेग भी कम होगा। तीसरी बात देखेंगे साख सुविधा। साख सुविधा का तात्पर्य है कि अपन अर्थव्यवस्था में अपने को साख कितनी आसानी से उपलब्ध है। साख का मतलब आप बात करें अपने को ऋण कितने आसानी से मिल जाते हैं। अगर अपने को आसानी से ऋण उपलब्ध होने लग जाएंगे तो अपन ऋण जैसे बैंक से अपन को आसानी से ऋण मिल गया तो अपन बैंक से ऋण ले लेंगे, अपन रुपए मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। और अगर ऋण की सुविधा साख सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो लोगों को ऋण नहीं मिलेगा तो लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे उस अनुसार। तो इसका मतलब है अगर ऋण की सुविधा साख सुविधा अच्छी है तो चलन वेग अधिक होगा, और अगर साख सुविधा ऋण की सुविधा अच्छी नहीं है तो चलन वेग कम होगा। और देखें अगर इसको मुद्रा की पूर्ति प्रभावित करने वाले कारक तो आर्थिक विकास का स्तर है, यानी किसी देश का विकास का स्तर कैसा है। अगर वो विकसित देश है तो वहां पे मुद्रा का चलन वेग ज्यादा होगा, और अगर वो विकासशील देश है तो वहां पे कम होगा, और अल्प विकसित है तो उसमें और भी कम होगा। नहीं विकास के कौन से स्तर पर है उसका भी डिपेंड करता है कि उसका चलन वेग कैसा होगा। जैसे विकसित देशों में क्या बैंकिंग सुविधाएं सब बहुत अच्छी होती है और ज्यादातर काम है वो मुद्रा के माध्यम से होते हैं, तो उसके कारण है कि मुद्रा का चलन वेग वहां पे बहुत ज्यादा होता है। लोग अपने घर में नहीं रख के बैंकों में रुपए रखते हैं तो उसके कारण उनको रुपए का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जबकि विकासशील देशों में बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं होती, इसके कारण वहां पे वी का मान भी विकासशील देशों की अपेक्षा कम होता है। पांचवा देखेंगे लोगों की तरलता पसंद की, यानी तरलता पसंद की यानी लोग अपने पास नकदी कितना रखना चाहते हैं तरल रूप में, यानी वो लोग है ना अपने पास के भाई मेरे पास तो रुपये होना चाहिए हर समय। अगर जो लोग ज्यादा नकदी अपने पास रखना चाहते हैं, दूसरों को उधार देना या खरीदारी कम करना चाहते हैं, तो मनी मुद्रा कम घूमेगी, इसका मतलब है वी का मान घटेगा। अगर लोग मुद्रा अपने पास कम नहीं रखें खर्चीले ज्यादा हैं तो वहां पे वी का मान ज्यादा होगा। और अगला देखें तो बैंकिंग सुविधा, यदि किसी देश में बैंकिंग सुविधा बहुत सुलभ है बहुत अच्छी है तो वहाँ पे वी का मान अधिक होगा, जहाँ बैंकिंग सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ का वी का मान कम होगा। जैसे बात करें कि शहरों में जैसे मान लो बैंकिंग सुविधा अच्छी है तो वहाँ पे वी का मान ज्यादा होता है बजाय गाँव के। गाँव में ज्यादा लोग अपने पास घरों में रखते हैं रुपए, जबकि शहरों में ज्यादातर रुपए बैंकों में रखते हैं। इसी तरह बात करें विकसित देशों में ज्यादातर बैंकिंग सुविधा अच्छी है तो वहाँ का वी का मान है वो विकासशील देशों से अच्छा होता है। वी यानी मुद्रा का चलन वेग। और ब्याज की दर, ब्याज की दर का इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर ब्याज की दर कम है तो लोग उधार ज़्यादा लेना चाहेंगे, और अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो लोग उधार कम लेना चाहेंगे, और ज़्यादातर उधार रखना भी कम चाहेंगे। जैसे नहीं तो क्या होती है उधारी में चल कोई बात नहीं, उधारी में ब्याज दर कम ही देना है तो लोग उधारी में ले लेते हैं, और उसके कारण मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है। और ब्याज दर ज्यादा होती है तो लोग ज्यादातर है ना उधार नहीं रख के वो मुद्रा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा मुद्रा घूमेगी। इसका मतलब ब्याज दर ज्यादा होगी तो मुद्रा का प्रचलन वेग ज्यादा होगा, और ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा का प्रचलन वेग कम होगा। और अगर बात है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर भी वी का मान घटता है, और यदि मुद्रा की पूर्ति घटती है तो वी का मान बढ़ता है। यानी मुद्रा की पूर्ति और चलन वेग में दोनों में विपरीत संबंध होता है। कारण ये अर्थव्यवस्था में अगर नोट और सिक्के बहुत ज्यादा चला दिए तो लोग के पास वो एक रुपया बहुत ज्यादा घूमेगा नहीं, ज्यादा घूमेगा नहीं तो वी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि सबके पास। और अगर मान लो रुपए की पूर्ति कम है तो उस रुपए को जैसे मान लो बात करें अगर अपने पास 100 रुपए को बार बार प्रयोग करना है तो उसके तब चलन वेग ज्यादा होगा, और अगर सभी के पास 100 100 रुपए तो वो हर व्यक्ति उसको घूमेगा नहीं। तो इसके कारण क्या कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो मुद्रा की मात्रा करेंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वहाँ चलन वेग कम हो जाएगा, और अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है तो चलन वेग बढ़ता है।
अगला देखें अगर नौवां पॉइंट, तो उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है खर्च करने की प्रवृत्ति। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची है तो वी का मान भी अधिक होगा। यानी लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होने का मतलब है कि लोगों की आय में वृद्धि होती है। 1 रुपये आय बढ़ती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये बताती है कि अगर आय में 1 रुपये वृद्धि हुई है, 1 इकाई वृद्धि होगी, तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। जैसे उपभोग में वृद्धि, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होने का मतलब है कि लोग खर्च ज्यादा करते हैं। अगर लोग बचा के कम रखेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, तो वी का मान ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। अगर लोग खर्च कम करेंगे और बचा उपभोग मतलब खर्च, उपभोग मतलब खर्च कम करेंगे और अगर बचा के ज़्यादा रखेंगे तो वी का मान कम होगा। अंतिम अपन एक और देख लें, जैसे बात करेंगे भविष्य में कीमत स्तर की प्रवृत्ति। यदि भविष्य में कीमत स्तर में वृद्धि होने की संभावना है तो लोग क्या करेंगे, अभी ज़्यादा समय रुपये खरीदना चाहेंगे। आगे लोग सोचेंगे आगे आने समय कीमत बढ़ेगी, अभी खरीद लेता हूँ मैं सामान। तो इसके कारण क्या होगा, वो रुपये ज़्यादा घूमेगा तो वी का मान ज़्यादा हो जाएगा। अगर भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो लोग सोचेंगे अभी मेरे पास रहने देता हूँ रुपये, आगे आने वाले समय जब कीमत कम होगी तब खरीदूंगा। तो इसका मतलब है वहाँ पे वी का मान है वो घट जाएगा। तो इस प्रकार अपन ये देख सकते हैं कि ये जो तत्व है ये भी मुद्रा के पूर्व जो चलन वेग है उसको बढ़ाते घटाते हैं और इसके कारण भी मुद्रा की पूर्ति में अर्थव्यवस्था में कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये जो क्वेश्चन 2 नंबर में ये पूछा जाता है मुद्रा के चलन वेग कहते किसे हैं, और 10 नंबर में क्वेश्चन ये आता है मुद्रा के चलन वेग किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए। तो मुद्रा का चलन वेग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मॉनेटरी पॉलिसी में। और आगे अपन बात एक और बहुत बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है मुद्रा का आय चलन वेग। जो पिछला जो मुद्रा का चलन वेग अपन ने पढ़ा था वो था मुद्रा का सौदा लेन देन चलन वेग, या जो अपन जो क्रय विक्रय करते हैं उसका चलन वेग, वस्तु और सेवाओं क्रय विक्रय करते हैं उसका चलन वेग। जो अपन आय मुझे मतलब अपने सौदा वस्तु और सौदा चलन वेग का मतलब है कि अपन जो वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए जो मुद्रा लेते हैं उसका चलन वेग। और यहाँ पे आय का मतलब है कि जो व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय उत्पादन से जो आय होती है उसका चलन वेग। तो उसके चलन वेग को अगर अपन देखें तो ये ज्यादातर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आय का चलन वेग। इसका अर्थ है मुद्रा की एक इकाई अंतिम राष्ट्रीय उत्पाद को खरीदने के लिए कितनी बार चक्कर लगाती है। यानी राष्ट्रीय उत्पाद को अपन एक उत्पादन वस्तु उत्पादन हुई उसको ही अगर 5 बार खरीदेंगे तो वो चलन वेग नहीं हो। मतलब एक अंतिम राष्ट्रीय उत्पाद को, एक इकाई अंतिम राष्ट्रीय उत्पाद को खरीदने के लिए कितनी बार प्रयोग होती है या चक्कर लगाती है तो वो कहलाता है मुद्रा का आय चलन वेग। ये अपना आज अपना छोटा सा टॉपिक था। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।